हेलो एवरीवन, मैं चंचल और मैंने डेली स्टडी प्लान आरएसपी 2024 के लिए स्टार्ट किया है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और हर 3 दिन के गैप में ये शेड्यूल प्लान आता है। और जैसे 1 अक्टूबर को आया तो दूसरा 4 अक्टूबर को आएगा। इस तरीके से ये जो पूरी सीरीज चल रही है, 5 शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और आज 6 शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको आज से वीडियो मिला है, तो अगर आप शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं आरएसपी के लिए, तो आज से आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। और जो प्रीवियस के बाकी टॉपिक्स रहे हैं ना, जो शेड्यूल हो चुके हैं, उनमें जो टॉपिक्स है, आप उनको अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करते हुए चल सकते हैं। देन बात करूं कि आखिर आरएसपी शेड्यूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आरएसपी शेड्यूल मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में इस वजह से स्टार्ट किया है, ताकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कोचिंग हो चुका, जिनका नहीं हुआ, जिनका चल रहा है, या जो बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक उनके पास टाइम मैनेज हो जाए, है ना। उनको पता चल जाए कि आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, ताकि वो 2-3 मंथ में, अप्रोक्स 2-2.5-3 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मिल सके, और उसके अकॉर्डिंग पूरा अपना जो सिलेबस है डे बाय डे और स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट हो सके, जिससे उनको कॉन्फिडेंस आ सके। क्योंकि जब स्टूडेंट्स खुद करता है ना कोई चीज, कोचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद या कोई गाइडेंस नहीं मिलती उसके बाद, है ना, तो खुद इतनी बेहतर चीजें नहीं कर पाता जितना एक शेड्यूल से कर पाता है। इस कारण से मैंने जो आरएसपी 2024 की स्टडी प्लान वाली सीरीज है, ये स्टार्ट करी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ सारी अपलोड कर रखी है, नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की, बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान की, और करंट की पीडीएफ भी है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस शेड्यूल को न केवल आरएसपी वाले स्टूडेंट, वरन इसको वीडियो वाले स्टूडेंट, एसआई वाले स्टूडेंट, और जो भी राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आरएस का सिलेबस है, वो सभी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। बताना चाहती हूँ कि जो शेड्यूल है, वैसे आरएस प्री का शेड्यूल मिल जाता है सभी को ना, प्री का सिलेबस भी पता है सभी को। तो अब हम डायरेक्ट सिलेबस देखकर भी तो डेली का शेड्यूल बना सकते हैं, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अपन पढ़ सकते हैं। मेरे को शेड्यूल बनाने की कहाँ जरूरत है। शेड्यूल में क्या करती हूँ, जैसे एक टॉपिक हो गया, हमने ले लिया, चलो राजस्थान के प्रागपाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक, है ना, ये ले लिया। अब जो नया स्टूडेंट होगा ना, उसे ये नहीं पता होगा कि या फिर जो बुक से पढ़ रहा है, जिसके पास गाइडेंस नहीं है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, इस नाम से कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको बुक में, है ना, अलग अलग नाम से मिलेगा। तो इसमें मैं सब टॉपिक्स बताती हूँ कि जो ये टॉपिक दे रखा है ना, इसमें आपको सब टॉपिक्स पढ़ने क्या है, आखिर कौन कौन से अध्याय जो हमें इसमें पढ़ने हैं। इस वजह से मैं इस शेड्यूल को डिस्क्राइब करती हूँ। पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ इसकी, परंतु पीडीएफ तो चलो आप समझ लोगे ये चीज पढ़नी है, परंतु वीडियो देखा करो जिससे आपको डिटेल समझ में आए सारी, है ना। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसे फॉलो कर रहे हैं। यार अभी तक आपका बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और खुद में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, और जैसा कि मैंने कहा उसी तरीके से आप शॉर्ट नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल स्किप नहीं कर रहे होंगे। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसको टिक लगा दिया करोगे, हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आप में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा, जिनको ये शेड्यूल थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, है ना, और टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट की वजह से छूट भी रहा होगा और रिवीजन भी नहीं हो रहा होगा। तो जो चल रहा है ना यार, उसको चलने दो, पर इसको छोड़ना मत। जो ये लिंक हो रही है ना, हर शेड्यूल के बाद शेड्यूल वाइज शेड्यूल, है ना, कि इस लिंक को तोड़ना मत, ये कंटिन्यू रहने दो। आपका मन भी करेगा बीच में रुकने का, अरे रुक जाओ यार, पीछे कुछ चैप्टर छूटे हैं, पहले उनको क्लियर कर देती हूँ, आगे से फिर से ये शेड्यूल फॉलो कर लूंगा। नहीं, ये गलती मत करना। एक बार छूटा तो छूटा, मतलब कि वो ना कि आप चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग भी नहीं सकते तो कुछ तो कदम बढ़ाओ, पर बढ़ाओ, है ना। एक जगह स्थिर नहीं होना है, कंटिन्यू इस शेड्यूल के पीछे लग जाओ हाथ धोकर। जो मैंने शेड्यूल दिया फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है, कोई सी भी कंडीशन हो। सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी रख दीजिए, प्राइमरी बस आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपके टॉपिक जो कंप्लीट करने हैं वो होनी चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि ये समय निकल जाएगा ना, उसके बाद ये समय वापस आने वाला नहीं है, और धीरे धीरे करके जो 3-4 महीने थे ना, उनमें से 1 महीना भी निकलने वाला है और बहुत कम समय बचा है। तो आज का शेड्यूल करते हैं स्टार्ट। तो आरएसपी 2024 का शेड्यूल 6 है जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। आज 16 अक्टूबर को 12 बजे आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो 19 अक्टूबर को आएगा ना, 7th शेड्यूल। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करें तो इस बार का टॉपिक है सल्तनत काल और प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां। इसमें जो ये टॉपिक है वो अपने सिलेबस में बस सीधा ये दे रखा है, देखिए, सल्तनत काल प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां। अब स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा कि सल्तनत काल में क्या क्या चीजें है ना, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स। इसमें अरब आक्रमण है, तुर्क आक्रमण है, और फिर इसमें सारे वंशज आ जाते हैं, जैसे गुलाम वंश या मामूलक वंश, जो सबसे इंपॉर्टेंट वंश होता है और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है खिलजी या खिलजी वंश, और फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। जो ये 5 वंश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल में। उसके बाद इनका प्रशासन और तकनीकी विकास,
यहाँ से इनके प्रशासन और तकनीकी विकास कोई अलग से सब टॉपिक नहीं है। ये जैसे ये सारे वंश है, उन्हीं में से प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था बनती है, तो आपको ये इन्हीं के साथ पढ़ना है। और जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी, तुगलक, और ये जो सारे वंश है इन पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सल्तनत काल से। राजस्थान इतिहास की बात करूं तो इस बार का टॉपिक है हमारे 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल, और दूसरा राजस्थान का एकीकरण। प्रजामंडल और एकीकरण में यार मुख्य तो बात ऐसी है कि प्रजामंडल और एकीकरण और 1857 क्रांति किसान आंदोलन, कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और जो दोनों नए टॉपिक है इसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और क्रांतिकारियों के नाम, और ये प्रजामंडल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था, है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और इसमें प्रजामंडल की स्थापना देखो, विभिन्न आंदोलन हो गए, घटनाएं हो गई, विभिन्न एकीकरण की पृष्ठभूमि क्या रही थी, विभिन्न चरण, सारे के सारे प्रजामंडल और एकीकरण, 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, मुंह पर याद होनी चाहिए हर एक चीज, आपको हर एक चीज फैक्ट। और समाचार पत्र जो आए इनमें उनको मिस मत करना, उनको रट लेना सारों को। और जैसे प्रजामंडल एकीकरण हो गया यार, शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोग साथ में इसके। थर्ड सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल। अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें इस बार का टॉपिक है प्रमुख सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण तकनीकें। सिंचाई परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आता है, और जल संरक्षण तकनीकों से भी क्वेश्चन आता है। और सिंचाई परियोजनाओं से आजकल मुख्यतः वैसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट दे देंगे बड़े बड़े, और कौन सा सही है और कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इनके सब टॉपिक्स की बात करूं तो ये मेन टॉपिक है, इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैं राजस्थान की सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है, जिनमें से चंबल नदी घाटी परियोजना होगी, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास, माही, जाकम, सिद्धमुख नहर, नर्मदा नहर, बीसलपुर यमुना, ये जो सारी परियोजनाएं हैं वो सिंचाई परियोजना में आती है, और आपको ये सारी पढ़नी है। और राजस्थान में वृहद परियोजनाएं जितनी भी है वो सारी पढ़नी है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भूलना मत, और गंगा नहर परियोजना, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इस वजह से प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और राजस्थान में जो भी जल संरक्षण तकनीकें हैं उनको भी पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अपने ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, भू-आकृतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, जिले, वनस्पति, मृदा, फसलें, उद्योग, और अब सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। अगर इन टॉपिक में से जो प्रीवियस वाले टॉपिक्स थे, अगर इनमें से आपका कुछ छूटा हुआ है तो प्लीज उसको साथ लेके चलना और रिवाइज करना। सिंचाई परियोजना के साथ हो सके तो नदियां और जिले भी रिवाइज करने की कोशिश करना आप लोग। फोर्थ सब्जेक्ट है राजस्थान का अर्थव्यवस्था ना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः आर्थिक समीक्षा पढ़ी जाती है, जो कि लास्ट ईयर की पढ़ी जाती है ना। आर्थिक समीक्षा हमेशा लास्ट ईयर की आती है, और बजट जो चालू वर्ष है उसका आता है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस बार का हमारा चैप्टर है आधारभूत संरचनाएं और संसाधन। इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अभी तक जो भी चैप्टर है वो सारे इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ रिवीजन करना फोर्थ चैप्टर जो औद्योगिक विकास था उसका, और हो सके ना तो डाटा लिख लिया करो शॉर्ट नोट्स की तरह, जो कि चलते फिरते घूमते उठते बैठते याद रहे आपको। मैथ में परसेंटेज पढ़ना है, और इससे पहले जो अनुपात समानुपात थे उसके क्वेश्चंस लगाने, 50 क्वेश्चन टारगेट है, ध्यान रखना 50 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। मैथ के जो 3 दिन का शेड्यूल है इसमें 50 क्वेश्चन निकालने हैं, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना PYQ वो निकालने हैं आपको। यार हल्के में मत लेना प्रतिशत को, क्योंकि प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक चैप्टर की नींव है। अगर प्रतिशत अच्छा है ना तो ऑटोमेटिक सारे चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करूं साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दैनिक जीवन के विज्ञान मूलभूत तत्व कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्लीट हो चुकी है, आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, और ये स्वास्थ्य देखभाल भी कंप्लीट हो गया है, जैव विविधता कंप्लीट हो चुकी है, और कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ एक टॉपिक रह रहे हैं यार, वो भी है ना 2-3 शेड्यूल में कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें से जो चैप्टर आपका वीक है ना प्लीज उनमें ध्यान देना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, तो इसमें सब टॉपिक्स है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी तो एक ग्रंथ है यार, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने बैठोगे तो पूरी बुक है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः पढ़ना क्या है, आनुवांशिकी पढ़नी है जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पढ़नी है, सामान्यतः इसकी परिभाषा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सब चीजें पढ़नी है। पादप उत्तक संवर्धन पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लिंग निर्धारण पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 3 पेरेंट बेबी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है 3 पेरेंट बेबी। उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, जैव उपचार, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से मतलब कि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कभी कभी, हल्के में मत लेना, पढ़ना इनको, रटने जैसी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट बात करो भारत का संविधान। इससे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनरावलोकन ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है तो इनका जो कार्यकाल होता है ना, एक बार उनका ट्रिक देख लेना और उनको याद करने की कोशिश करना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, है ना, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन फंसा देते हैं। तो जो भी प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका रिवीजन करना। और जो इस बार का हमारा टॉपिक है वो आए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG के बोलते हैं, जहां से पिछले 2023 में भी क्वेश्चन आया। केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आयोग। लास्ट शेड्यूल का
राजस्थान पॉलिटी के अंदर आयोग पढ़े थे, इस बार भारतीय संविधान के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर आयोग है। इनका रिवीजन करना, इनका शॉर्ट नोट्स बनाना, जिसको बार बार रिवीजन कर सको, बार बार थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है। तो और क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य है, कब बना था, पहला कौन था, दूसरा कौन, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है ना, तो फिर दूसरों को लेके भी हम कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और फिर राजस्थान के जो आयोग है उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस वजह से आप इनका शॉर्ट नोट्स बनाना, इसके साथ ही जो राजस्थान के आयोग पढ़े थे आपने लास्ट शेड्यूल में, उनको भी कंप्लीट करना। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। राज्य पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है। और इस बार का हमारा टॉपिक है लोक नीति एवं अधिकार। लोक नीति व अधिकार, ये जो टॉपिक है इसमें अपने को पढ़ना है लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो राज्य लोक नीति है वो पढ़नी है, राज्य की लोक नीति न कि राष्ट्रीय, ध्यान रखना। और विधिक अधिकार पत्र पढ़ना है और नागरिक अधिकार पत्र पढ़ना है। जो अपने विधिक अधिकार है उनमें मुख्यतः उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम आ जाएगा 2005 का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का, और घरेलू महिला हिंसा कानून 2005, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, और एक जन सुनवाई का अधिकार जो 2012 का है वो, और एक खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2013 का है। ये सारे अधिकार आ जाएंगे इसमें, जो विधिक अधिकार है, नागरिक अधिकार पत्र है इनमें, क्योंकि ये जो जितने अधिनियम बताए ना वो लेटेस्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार हमने स्टार्ट कर चुके हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट स्टार्ट किया है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में सबसे पहला चैप्टर हमारा प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान। अब देखो आप जो अपना मेन सिलेबस है ना आरएस का, उसमें बस ये दे रखा है प्रमुख स्थलाकृतियां, फिर पर्वत, पठार एवं मैदान। अब जो स्टूडेंट है अगर पहली बार पढ़ रहा है तो कैसे समझेगा पर्वत, पठार और मैदान का मतलब होता क्या है ना, कि क्या प्रमुख स्थलाकृतियां पढ़नी है, फिर पर्वत पढ़ने, पठार पढ़ने, मैदान पढ़ने। पर ऐसा नहीं है यार, ये तो पढ़ना ही है, पर वो ये किसमें पढ़ना है, ये इन जो सब टॉपिक्स है उसमें पढ़ना है। पहले भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना है, फिर भू आकृतिक प्रदेश पढ़ने हैं, जिनमें उत्तरी विशाल मैदान आ गया, प्रायद्वीपीय पठार आ गए, तटीय मैदान आ गए, भारतीय द्वीप आ गए ना। ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है सब टॉपिक्स में, उसमें पर्वत, पठार, मैदान सारे आ जाएंगे। और ध्यान रखना जो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और इनका शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं चाहती हूँ कि जो इंडियन ज्योग्राफी है आप उसको मैप के माध्यम से पढ़े ना, मैप बनाए उसमें पुट करे सारी चीजें, फिर उसको पढ़े। भारत भूगोल के लिए वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर पूरा पीडीएफ अपलोड कर रखा है नोट्स का और क्वेश्चंस का भी, आप वहां से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और इस बार का करंट के अंदर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर जो तीनों मंथ की जो करंट है उसका रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो आज का शेड्यूल कंप्लीट हुआ इसी के साथ हमारा। तो बताइए आपको कि आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, और जो पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज बताती हूँ, साइंस का जो पार्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला, ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके, कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जो अब चल रहा है ना उसको हल्के में मत लेना। आप देखो कितने दिन हुए हैं, 10-15 दिन हुए ना 1 अक्टूबर से, आज 16 अक्टूबर है। 15 दिन में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया यार, खुद को शाबाशी को दिया करो यार, वेल डन कि इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। और कंटिन्यू चलने दो, इसको फॉलो करो मन लगाकर, प्रीवियस क्वेश्चन निकालना मत स्किप किया करो। आपको ऐसा लगे अरे क्वेश्चन क्या निकालना यार, टाइम वेस्ट होगा, इससे जब पढ़ने में फायदा है, नहीं, क्वेश्चन निकालोगे तो जो आपने जो पढ़ी है ना चीज उसका आउटपुट निकलेगा नहीं। अगर आउटपुट चाहिए तो क्वेश्चन निकालना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। मैथ का चल रहा है, मैथ को स्किप मत करना, कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे नया हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, बायो से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज मैथ और रीजनिंग को स्किप मत करना यार। मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं कि डायरेक्ट 20 क्वेश्चंस देके जाते हैं आपको यार, डायरेक्ट एक तो चलो जीके है, जीके का था भंडार है ना, उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा हम श्योर नहीं है, परंतु मैथ और रीजनिंग के सेलेक्टेड टॉपिक है, उसमें से पता है हमें क्वेश्चन आएगा, मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा, तो उन चैप्टर्स को मजबूत कर लो ना यार। मैथ भले किसी और सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दे देना, पर मैं चाहती हूँ मैथ को तो आप क्लियर करो। और 3 दिन का अपना एक चैप्टर होता है मैथ का, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। वो इसी वजह से रखती हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को क्लासेस देनी है ना तो वो क्लासेस भी आराम से ले सके। अब जो इस बार परसेंटेज चैप्टर है उससे तो आपको क्लियर करना ही है। इससे पहले वाला रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, डिस्काउंट वाला जो चैप्टर था उसको उसके क्वेश्चंस लगाने ताकि वो चैप्टर भी चलता रहेगा और जो अभी परसेंटेज वाला चैप्टर है वो भी चलता रहेगा आपका। और इसको पूरे ईमानदारी के साथ फॉलो करना। और जो लास्ट टाइम इकोनॉमी का जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करना एंड नया चैप्टर पढ़ना। 3 दिन तक कंटिन्यू शेड्यूल चलता है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो और सुबह शाम या चलते फिरते खाना खाने के बाद उसको देखा करो, इस तरीके से देखा करो तो चीजें याद हो जाएगी, है ना। जैसे खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली पीजी में रहते होगे, रेंट में रहते होगे या कुछ घर पे भी रहते होंगे, तो या फिर एक काम क्या करो, जो लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं या फिर घर पे रहते हैं, जो हाउस वाइफ है, तो आप लोग एक चीज कर सकते हैं, आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है ना, आप रिकॉर्ड किया करो उसको, ठीक है। फोन में रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आता है, एक चैप्टर पढ़ा, जैसे आप इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका जो डाटा है उसका चाहे आपको याद हो या नहीं हो, जो बुक का है उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया करो, आपकी ये सारी चीजें ना, फिर काम करते करते उसको सुनते रहा करो, क्योंकि सुनने से चीजें ना एक्टिव रहते हैं अपन, है ना, याद हो जाती चीजें। तो आप ये ट्रिक थोड़ी यूज करके देखना।
मैं सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हो, बहुत फायदेमंद होगा। और इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ डाल दूँ, जो पीडीएफ इकोनॉमिक सर्वे का अपलोड कर रखा है उसके पीछे क्वेश्चंस भी है, आप वहां से क्वेश्चन देखा करो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। आई होप गाइस कि आपको ये शेड्यूल पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, जिस आपको लगे कि किसी को उसकी जरूरत हो सकती है उस तक ये वीडियो पहुंचाना जरूर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट शेड्यूल है वो हमारा 7th शेड्यूल 19 अक्टूबर को आएगा, और पहले वीडियो देखा करो उसके बाद ही पीडीएफ में जाया करो। थैंक यू सो मच।